हाँ जी, तो नमस्कार। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल में भूगोल की कक्षा 7 का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुने और जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताऊँगा आप उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाए। तो सबसे पहले हम इस अध्याय में कुछ बातें को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद हम अभ्यास भी करेंगे। तो हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अध्याय 2 को मैं याद दिलाना चाहूँगा। हम लोगों ने अध्याय 2 में क्या पढ़ा था? पृथ्वी के जो आंतरिक जो परत है उसके बारे में पढ़ा था, या पृथ्वी के जो परत है, ठीक है। हमने उसमें पढ़ाया था अपने पिछले लेक्चर में कि जो पृथ्वी जो है, ठीक है, उसकी तीन के परतें होती है। एक होता है भूपर्पटी, उसके बाद होता है मेंटल और उसके अंदर होता है क्रोड, ठीक है। तो पृथ्वी के जो अंदर जो होता है वो जो पदार्थ जो होता है वो मैग्मा के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी कि पिघले फॉर्म में होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो तैरते रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल लिक्विड लिक्विड जो अंदर जो मैग्मा है उसके ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो घूमते रहता है, ठीक है। तो वो घूमने के कारण जो स्थल जो होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है? घूमते रहता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो प्लेटें क्या होती है, ठीक है, और प्लेटें क्यों घूमती है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल के बारे में, ठीक है। जो अंदरूनी जो बल है पृथ्वी का, जो बाहर का जो बल है पृथ्वी का, उसके बारे में, उसके अंतर के बारे में देखेंगे, ठीक है। अपर्दन जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा था उसके बारे में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसा होता है? हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो नदियाँ जो होती है वो अपर्दित करती है पहाड़ों को और वहाँ से खनिज पदार्थों को मैदान में लाकर निक्षेपित कर देती है, जिससे मैदान बनता है, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे बाढ़। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बाढ़कृत मैदान में क्या होता है। जैसे कि नदी में जब पानी कभी कभी क्या होता है, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो नदियाँ है वो अपना रास्ता बदल देती है, या वो अपना जो जो चौड़ाई है वो बदलती है। तो जिसके कारण जो नदी का जो पानी होता है वो काफ़ी दूर तक फैल जाता है और बाढ़कृत मैदान का निर्माण करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बालू टिब्बा क्या है, ये हम इस अध्याय में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद समुद्री पुलीन के बारे में पढ़ेंगे। चाप झील क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद हम जो भी अध्याय में जो क्वेश्चन अभ्यास में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं जो जो पॉइंट बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा आप उसको नोट करते चलिए, ठीक है, अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके। ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी स्थल मंडल जो है एक प्लेट में काफ़ी सारे प्लेट है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे प्लेटों में विभाजित हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग ये मूव करती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मे में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो आप सोचिएगा कि हमें तो फील नहीं होता है कि ये प्लेटें घूमती है या जो भी। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो भारत जो देश है, ये ऐसा माना जाता है कि पहले ये गोंडवाना लैंड में था, जो कि दक्षिणी गोलार्ध के पास था। यानी कि पहले जो भारत देश है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में था, लेकिन प्लेट में जो है जो टेक्टोनिक जो फोर्स जो बोलते हैं, ठीक है, वो प्लेट क्या हुआ? मूव करते रहा हमेशा, ठीक है। कईयों हजारों साल के बाद धीरे धीरे जो इंडिया वाला जो पार्ट था वो धीरे धीरे उत्तर की ओर मूव करने लगा, ठीक है। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण रहे होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेट ये जो था ये मूव करते करते किधर आ गया ये आपको यूरोप के साइड में, ठीक है। और यहाँ पे आकर अभी तक पहुँचा है और अभी भी ये जो प्लेट है इसमें शिफ्टिंग जारी है, ठीक है। तो पहला चीज़ कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही इनमें वो होता है, चेंजेस होता है, ठीक है, मतलब मूव करते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा पे होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, ठीक है, वृत्तीय रूप में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है।
आइए, ये वाला, जैसे यदि आप पानी को गर्म करते हो तो। अब चलिए यहाँ पे देखिए, प्लेट प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बल, यहाँ से नोट कीजिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या हो गया? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, और जस्ट उसके अपोजिट जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का डेफिनेशन वीडियो पॉज करके लिख लीजिए कि अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो आपको मालूम भी होगा कि भूकंप या ज्वालामुखी दोनों से काफ़ी हानि होती है पृथ्वी के सतह पर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखें कि पृथ्वी का जो गति होता है उसके टाइप है और इससे क्या क्या घटनाएं घटती है। तो पहले ये हो गया पृथ्वी की गति। ठीक है, तो पृथ्वी की गति दो तरह की होती है, आप नोट करते जाइए। अंतर्जनित बल जो मैंने आपको बताया, और दूसरा क्या है? बहिर्जनित बल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अंतर्जनित बल के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो अंतर्जनित बल आकस्मिक बल में भूकंप और ज्वालामुखी और भूस्खलन, ठीक है ना, भूस्खलन, ये तीनों से काफ़ी जान मान का हानि होता है। दूसरा है पटल विरूपण बल या पर्वत निर्माणकारी बल। ये जो है ये अंतर्जनित बल के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स, इसके कारण होते हैं अपर्दन और निक्षेपण। यदि आप नहीं पढ़े होंगे, अपर्दन निक्षेपण नहीं आधार होगा, तो आप मेरा क्लास 6 का जो भी मैंने लेक्चर बनाया था, ठीक है, आप उसको जाकर पहले पढ़िए, और वो बहुत ज़रूरी है। 6 का बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 7th क्लास की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको 6 की ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हिस्ट्री में भी है ज़रूरत, लेकिन उतना लिंकिंग नहीं है। आप वहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में जस्ट लाइक साइंस, यदि आप 6th का नहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको यहाँ पे 7th में प्रॉब्लम होगा। हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि हिस्ट्री से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ज्योग्राफी में होगा, यदि आपको क्लास 6 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप मेरे क्लास 6 का जो जितने भी लेक्चर है, 6-7 लेक्चर में पूरा मैंने 6 क्लास को कवर किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अपर्दन निक्षेपण में क्या? नदी या बहता जल, पवन हो गया, समुद्री तरंग हो गया और हिमनद हो गया। तो ये आप जो टेबल है ये आप बना लीजिए, ठीक है, अपने कॉपी में, और याद रखिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें कि ज्वालामुखी किस बल के कारण होता है। ठीक है, अंतर्जनित बल के कारण होता है, बहिर्जनित बल के कारण होता है, दोनों के कारण होता है, या किस में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? अंतर्जनित बल के कारण, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण क्या क्या होता है? नदी या बहता जल है, या पवन है, समुद्री तरंग, हिमनद है, अपर्दन निक्षेपण, ये सब होता है एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। तो पृथ्वी की गति में दो बल आ गया, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में हो गया आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। पटल विरूपण बल में हो गया पर्वत निर्माणकारी बल, यानी जो पर्वत जो बनता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुली एक छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? भूप्रपट्टी पर खुला एक छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए ज्वालामुखी को हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। ओके, तो ये ज्वालामुखी हो गया, ये देखिए नीचे ये रेड वाला जो ये हो गया मैग्मा कोस्ट। ठीक है, ये हो गया मेंटल। ओके, मेंटल, ये हो गया भूप्रपट्टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जो मैग्मा जो होता है वो मेंटल में ही होता है, मेंटल वाले के पार्ट में। ठीक है ना,
और मेंटल से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये परपट्टी भूपरपट्टी, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि महाद्वीप में भूपरपट्टी 0 से 35 किलोमीटर के बीच में होता है, और वहीं महासागर में ये जो होता है 0 से 5 किलोमीटर केवल होता है। ये धीरे धीरे छिद्र से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका निकास वाला वेंट हो गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद ये ऊपर जाकर फिर ये बाहर की ओर या कहीं भी इधर से आपका मैग्मा निकल जाएगा जहाँ से भी छिद्र होगा, ठीक है। गैस राख ऊपर की ओर निकल जाएगा, इसको हम लोग क्रेटर बोलते, याद रखिएगा। ये आएगा अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, क्रेटर। ये या कभी कभी यहाँ पे गड्ढा बन जाता है काफ़ी, ठीक है ना। और काफ़ी दिनों के बाद क्या होता है कि इस गड्ढे में जब ये काफ़ी बड़े होते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का गड्ढा बन जाएगा। और जब ये इसका ये वाला ये जो पाइप जो है, निकासी पाइप, यदि ये मिट्टी से भर जाएगा और यहाँ पे पानी कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इससे जो छोटे मोटे जो तालाब होते हैं उनका भी निर्माण हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, एंडो, जो अभी हमने पढ़ा एंडोजेनिक फोर्स। तो जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, तो एंडोजेनिक मीन्स अंतःजनित, ठीक है ना, अंतःजनित फोर्स। और एक्सो मीन्स बाह्यजनित फोर्स यानी एक्सोजेनिक। तो वो दिया हुआ जो हमने अभी अभी पढ़ लिया, देख लिया। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या है, ओके। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। भूकंप किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, जिस पॉइंट से, जिसको हम लोग उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि भूकंप का झटका यहाँ पे महसूस हुआ, जिसका एपिक सेंटर क्या अफ़गानिस्तान में था। अभी रिसेंटली भी एक न्यूज़ था कि अफ़गानिस्तान में उसका एपिक सेंटर था, यानी उद्गम केंद्र था। तो जहाँ पे उद्गम केंद्र होता है वहाँ पे तबाही ज़्यादा होती है, और उद्गम केंद्र से जैसा उसका इंटेंसिटी होता है उसके हिसाब से वो अपने चारों ओर के एरिया को प्रभावित करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे एपिक सेंटर से डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं या उद्गम केंद्र से डिस्टेंस बढ़ते जाता है, जो इफ़ेक्ट जो होता है भूकंप का वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं इसमें कि उद्गम केंद्र हो गया। नेक्स्ट, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, जैसे मैंने आपको बताया। एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग समझ लिया जाए। ये हो गया उद्गम केंद्र, ठीक है, जहाँ पे वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी प्लेट की सीमा हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे आपका अधिक केंद्र हो गया, मतलब कि ये उद्गम केंद्र से जस्ट आप ऊपर सतह पे जाएंगे तो ये हो गया अधिक केंद्र हो गया। और यहाँ से क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इसका जो इंटेंसिटी होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। तो अभी यहाँ पे 7th क्लास में हम लोग अभी आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर हम इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और भी हम डिटेल्स में जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए न्यूज़ वगैरह, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, क्योंकि काफ़ी विनाश होता है यदि भूकंप आता है तो। कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जाता है। स्थानीय लोग को समान तरीके से भूकंप का संभावना का अनुमान लगाते, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों के धरातल पर आना। तो ये कहीं ना कहीं ये सब भविष्यवाणी करते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो भूकंप आने की संभावनाएं हैं। ये भूज में जो भूकंप जो आया था वो आपका 2001 में आया था। काफ़ी उस समय तबाही मची थी। और भूज शहर में जो रिएक्टर स्केल था वो कितना था, 6.9 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप था। ओके, और काफ़ी लोग वहाँ पे मरे थे, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे तबाह भी हुई थी। चलिए
इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्लू कलर में जो दिया हुआ है, भूकंप का मापन यंत्र। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है। जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब चलिए यहाँ पे अब दे रहा है कि भूकंप से हम लोग बचाव की तैयारी, ठीक है। भूकंप के दौरान हम लोग कहाँ अपने आप को बचा सकते हैं, तो यदि घर में आप कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाइए, टेबल है, बेड है, उसके नीचे आप घुस जाइए यदि आप फंसे हैं तो घर में। अन्यथा यदि समय है तो आप घर से बाहर खाली स्थान पे भाग जाइए। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग लगने वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों की जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। और यदि आपको मौका मिल रहा है तो आप अपने घर से निकलकर खाली स्थान पे चले जाएं, ठीक है। जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं हो तो काफ़ी सेफेस्ट प्लेस वही होगा। अब है मुख्य स्थल कृतियाँ, ठीक है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था शैलों के बारे में। शैल 3 तरह के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और एक था कयांतरित शैल, ठीक है। तो हमने इसमें शैलों के बारे में अच्छे से बताया था, आप उस वीडियो को देखिए। अपक्षय की क्रिया होती है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपन ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। ये हम लोग 6th क्लास में भी पढ़े थे, सेम चीज़ आप उसको पढ़िए, ठीक है, और भी क्लियर होगा। नदी के कार्य, तो नदी के काम क्या होते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल पर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है, ठीक है। जलप्रपात आप देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया कठोर शैल, ये हो गया जल की शक्ति से काटे गए मृदा शैल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें डायग्राम में भी, ठीक है। ये जो होता है, ये जो बेंड जो आता है, ठीक है ना, ये बेंड को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हो गया, जो अलग ये कट के मतलब विसर्प जो थे वो अलग कट गया, ठीक है ना। तो अलग कटने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ से पानी इधर कभी आया लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ बीच में सूखा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी बन गया और यहाँ पे जो था पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, और ये झील का रूप धारण किया, तो इसको हम लोग चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगते हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल, उपजाऊ और बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो वही जो नदी है कभी कभी काफ़ी दूर तक फैल जाती है और वो अपने निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टीवान पदार्थ का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं और इससे समतल, उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं।
तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी की प्रवाह धीमी हो जाती है। पहुँचते पहुँचते नदी की प्रवाह धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। तो ये आप डायग्राम में देखिए, ये हो गया मुख्य नदी, ठीक है ना। और यहाँ पे आके ये नदी क्या हो गया, विभिन्न विभिन्न धाराओं में बट गई, तो इसको हम लोग वितरिका कहते हैं। और यहीं पे क्या चीज़ का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, और वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा भाग बांग्लादेश में है और कुछ भाग सुंदरबन डेल्टा का वो भारत के हिस्से में आता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगते हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ओके, अब इसके बाद है समुद्री तरंग के क्या, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये आपको बता देते हैं, ठीक है ना, डायग्राम से हम लोग पहले देख लेते हैं कि समुद्री गुफा क्या है। सबसे पहले देखिए समुद्री गुफा, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्री गुफा क्या है कि यहाँ पे एक साइड से वॉल रहेगा, लेकिन जैसे कि एक साइड से वॉल है पूरा, बैक साइड से ऐसे वॉल है। एक मिनट पहले इसको समझ जाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए तटीय मेहराब में क्या है कि तटीय मेहराब में ये पानी जो है इधर से आर पार हो रहा है, ठीक है। यदि हम इसके बैक साइड से ब्लॉक कर दें इसको, तो ये क्या बन जाता है, समुद्री गुफा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या बनेगा, पहले समुद्री गुफा बनेगा, ठीक है ना। फिर जो है धारा जो है समुद्री धारा, वो हमेशा इस पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करते करते जो गुफा है उसका जो वो टनल जैसा बनते जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा कि जो गुफा है यह मेहराब का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। फिर पानी इसमें हमेशा लगती जाएगी और धीरे धीरे ऐसा होगा काफ़ी वर्षों बाद कि यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समुद्र तरंग के कार्य, समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल कृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैले से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, समुद्री गुफा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सैल है, ठीक है। ये सैल में क्या है कि हमेशा ये समुद्री लहर इसमें टकरा रही है, टकराते टकराते क्या होते हैं, यहाँ पे ये होल करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग गुफा कहते हैं, ठीक है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। अब यदि गुफा ये काफ़ी लंबी होती गई तो उसके बाद ऐसा होता है कि इसके ऊपर केवल तट ही बचते हैं, इसके ऊपर का केवल छत बचता है, ठीक है। ये गुफा नहीं रहा है, तो इसको हम तटीय मेहराब बोलते हैं। इसके बाद क्या है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी आकृतियों को क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। तो ये हो गया स्टैक हो गया, ठीक है, क्योंकि वो दीवार की जैसा आकृति हो गया। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब देखिए इसके बाद है हिमनद, ओके। इसके बाद हम लोग हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया था हिमनद का मतलब हिम की नदी यानी बर्फ़ की नदी। तो जैसे हिमालय पर्वत पे आप सबसे हाइट पे काफ़ी जगह ऐसा है कि केवल बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, हिमनद। या आप आर्कटिक महादेश में चले जाइए तो वहाँ भी हिमनद है, केवल जो है बर्फ़ की ही नदी है, समझिए बर्फ़ जमी हुई है पूरी। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है, नोट कर लीजिए। हिमनद क्या है, तो सिंपल हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं।
पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए कि हिमनद हिमोड क्या कहते हैं, इसको पढ़ कर लिख लीजिए। इसके बाद है कि पवन के कार्य क्या है। ठीक है, तो पवन के कार्य क्या है, रेगिस्तान के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे केवल बालू होता है। बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ओके, ये बच्चों के लिए है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, क्योंकि हवा आती है, जोर की हवा, बालू है उसको उड़ाकर अपरदित करती है एक जगह से और दूसरे जगह जाकर निक्षेपित कर देती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बालू टिब्बा। ठीक है, ओके। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लोएस। तो ये सारे वर्ड को याद रखिए और नोट कीजिए। ठीक है, ओके, क्योंकि जब निक्षेपित, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि लोएस क्या है। ठीक है, तो लोएस क्या होता है कि जैसे कि बालू जब उड़ती है तो बालू के विस्तृत क्षेत्र में जब निक्षेपित हो जाते हैं तो उसको लोएस, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे अब हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो। यहाँ पे ये बालू टिब्बे का दृश्य दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहला है प्लेटें क्यों घूमती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लेट है वो द्रवित मैग्मा के ऊपर है, इसलिए वो घूमते रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। ठीक है, इसके बाद है बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल। तो मैंने आपको बताया था, ठीक, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। तो अंतर्जनित क्या होता है, तो अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। और बहिर्जनित बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तीसरा है कि अपरदन क्या है। भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे जैसे नदियाँ भी आकार की घाटी का निर्माण करता है, पवनों द्वारा बरखाने व छत्रक सैल का निर्माण करता है। इसके बाद है कि बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि बालू टिब्बा क्या है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इसको लिखने के लिए। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होते हैं ये भी आप लिखिए। चाप छिल क्या है मैंने आपको बताया था, ये भी लिखिए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब कीजिए, काफ़ी सिंपल है। जिसमें इनमें से कौन से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें हो जाएगा सैल हो जाएगा, बाकी सब आप देखिए। ओके फाइन। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मेरे कमेंट में डालिए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है वो भी कीजिए, कारण बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है आज। नेक्स्ट चैप्टर में लेकर फिर मैं कल आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।